देखो बताओ कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग? चैप्टर नंबर 2। बताओ रे बेटा, क्या नाम है अपने साइंस के दूसरे चैप्टर का? क्या नाम है बच्चों? अम्ल, सुनो, क्षार, और बताओ बच्चों एक आपको क्या पढ़ना है? लवण। ठीक है, मुझे बताओ अम्ल को क्या कहोगे आप लोग? एसिड। क्षार को आप लोग क्या कहेंगे? बेस। और लवण को आप लोग क्या कहेंगे बच्चों? साल्ट। अरे 2 ही मीनिंग याद है क्या तुम्हारे को? अम्ल हो गया एसिड, क्षार हो गया बेस, और साल्ट क्या हो गया बच्चों आपका? नमक। ठीक है, अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से। बात ऐसी है बच्चों, बोर्ड एग्जाम के अंदर ये जो आपका चैप्टर है बताओ कितने नंबर का आएगा? 7 नंबर का। ठीक है, आज की क्लास में अपने को क्या करना है? 7 नंबर को पढ़ने के लिए बच्चों हम लोग 2 चीजों के ऊपर फोकस करेंगे। और वो 2 चीजें कौन कौन सी है? एक तो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इसके क्या नाम से पाठ्य पुस्तक के प्रश्न, और एक हम लोग पढ़ेंगे जो अपने आते हैं ना पीछे, क्या नाम से, जैसे चैप्टर में आते हैं पाठगत प्रश्न। दोनों का हम लोग अभ्यास करेंगे शुरू से, जैसे आप लोगों ने पढ़ा, चैप्टर भी आपको पढ़ाया गया। ठीक है, अब बारी आती है रिवीजन की, और रिवीजन का जब समय आता है तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए बच्चों किसके ऊपर? प्रश्नों के ऊपर। ठीक है, देखो इस चैप्टर में से किस टाइप के प्रश्न बनेंगे। हो सकता है कुछ चीजें मैं ऐसी आपको सिखाने का प्रयास करूंगा जो आपके लिए नई हो। ठीक है, लिखना आपको कुछ भी नहीं है, रिवीजन क्लास है, और रिवीजन क्लास का मतलब है मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। कोशिश करना कितने ऐसे प्रश्न होंगे जिनका जवाब आपको आता होगा, और कितने ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके लिए बच्चों नए होंगे। ठीक है, तो देखो कुछ प्रश्न है, जैसे ये अपने बीच में काम आएगा, प्रश्नों के बीच में प्रयोग, ये आगे अपने क्या नाम से पाठ्य पुस्तक वाले प्रश्न। इससे पहले अपन लेंगे बच्चों जो अपने आते पाठगत के प्रश्न, और पाठगत प्रश्नों के अंदर देखो जैसे आपको 3 प्रश्नावलियां दी गई है। यहां से शुरुआत करूंगा मैं, सुनना सभी बच्चे ध्यान से। अब बेटा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ये से अपने चैप्टर की शुरुआत होती है। मस्त तरीके से आपको सिखाऊंगा, याद होगा यहां पर। समझो, पढ़ो एक बार सब ध्यान से। आपको 3 क्या दी गई है बच्चों? परक नलियां। ठीक है, आपको 3 परक नलियां दी गई है, इनमें से एक में बताओ बेटा क्या है? आश्रित जल। शेष 2 जो परक नलियां है उनमें से बेटा एक में तो क्या है? अम्लीय विलयन, और एक में बताओ क्या है? क्षारीय विलयन। 3 चीजें हैं, मालूम नहीं है हमारे को किसमें क्या है। भोजन तो नहीं, जो भाई खार चेक कर लिया, देखा चाकली साहब का ही स्वाद है। इनका पता कैसे करेंगे आप लोग? इस चीज को आपको देखना है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है, पूरा आंसर कौन निकाल के देगा इस प्रश्न का? लाल लिटमस पत्र, राइट, क्योंकि वही आपको दिया गया, जो आपको दिया गया इसका मतलब उसका तो आपको बच्चों क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा। तो आप प्रत्येक प्रश्नावली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे, इस चीज को आपको देखना है। ठीक है, अब सुनो मेरे साथ बच्चों, इसी प्रश्न को देखो, थोड़े से हम लोग एक एग्जाम्पल और क्या नाम से प्रयोग के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मेरी कोशिश है बच्चों इस तरीके से मैं आपको समझा पाऊं कि साथ के साथ ये चीज है ना, मतलब आपको याद होनी चाहिए। देखो बेटा, सबसे पहला शब्द आपने क्या देखा? सर हमारे को क्या दी गई है यहां पर? परक नलिया। बेटा ये जो परक नली होती है इस प्रकार से बनी हुई रहती है कांच की। मैं आपको बता दूं, कोई सी भी जो परक नली होती है वो बेटा किसकी बनी हुई होती है? कांच की बनी हुई होती है। अगर कभी आपने देखा होगा, जैसे अपने गांव में अपने आसपास में जाते हैं दूध की डेयरी के ऊपर, है ना, तो वहां पर उनके पास वो एक बॉक्स सा होता है प्लास्टिक का, उसमें कुछ कॉलम बने हुए रहते हैं, उनमें वो कांच की वो रखते हैं परख नली, जिसमें दूध के सैंपल वगैरह कुछ रखते होंगे वो। बोलो ऐसी आनो,
तो ये बच्चों किसकी बनी हुई रहती है? कांच की बनी हुई रहती है, नीचे से ऐसे गोल पैक रहती है, ऊपर से इसका मुंह खुला हुआ रहता है। और इसको चिमटा कहते हो, हालांकि इसको चिमटा नहीं कहते, ये परखनली को पकड़ने का जो स्टैंड है इसको होल्डर कहा जाता है, राइट। तो इस होल्डर के माध्यम से हम इसको ऐसे पकड़ते हैं, होल्डर के अंदर आगे बताओ आपने क्या लगा दिया? परखनली। फिर उसको पकड़ के गैस के ऊपर दूर से रख के हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं, और अपना जो भी प्रयोग है वो हम लोग किसके अंदर करते हैं? लैब के अंदर, यानी प्रयोगशालाओं के अंदर करते हैं, राइट। तो थोड़ा सा ये तो मैंने आपको समझाया कि क्या चीज है परखनली। अब जो मेन काम की चीज है उस पर फोकस करो। आ जाओ प्रश्न के ऊपर। बेटा मैं प्रत्येक भैया बहन से कह रहा हूं, कितनी प्रश्नलियां दिखाई दे रही है? 3। बोलो यस या नो। मैंने कहा बच्चों इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी, और इसको मेरे बच्चों क्या नाम दोगे? सी। बेटा इन 3 प्रश्नलियों के अंदर 3 चीज है। बोलो एक तो क्या है बेटा इसमें? अरे ऊपर से टीप के बता दो ना, शर्माते क्यों? एक तो क्या है बेटा इनमें? आश्रित जल। और एक में बताओ बेटा क्या है? बोलो क्या है बेटा? अम्लीय विलयन। और एक में बताओ क्या है बेटा? बोलो क्या है बच्चों? बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनो मेरी बात बच्चों। सर इस चीज की पहचान करनी है, किसमें आश्रित जल होगा, किसमें अम्लीय विलयन होगा, और किसमें क्षारीय विलयन होगा। बोलो यस या नो। सुनो प्यारे बच्चों मेरी बात को ध्यान से। बेटा एक काम करो, सबसे पहले किसको उठाओ? लाल लिटमस पत्र को। आप मेरी बात ध्यान से सुनो सभी भैया बहन। हमें क्या करना है बेटा? लाल लिटमस पत्र की अभिक्रिया एक बार तो इसके साथ करवानी है, एक बार इसके साथ करवानी है, और एक बार इसके साथ करवानी है। ये 3 प्रश्नलियां है, ठीक है। आपके हाथ में क्या है? लाल लिटमस पत्र। बोलो यस या नो। लाल लिटमस पत्र को आपने ले लिया, सुनना समझना, लाल लिटमस पत्र को लो, और मैंने कह दिया ये प्रश्नली यहां तक भरी हुई है, ये प्रश्नली यहां तक भरी हुई है, और ये प्रश्नली यहां तक भरी हुई है, राइट। मैंने कहा लाल लिटमस पत्र ले लो और उसको किसी भी एक के अंदर डाल दो। डाल दिया। आपने क्या किया? लाल लिटमस पत्र लिया और उसको इस प्रश्नली में डाल दिया। अब आपने क्या देखा? सर हाथ में लाल लिटमस पत्र है, उसको हमने जैसे ही प्रश्नली के अंदर डाल दिया तो लाल लिटमस जो पत्र था वो कैसा हो गया? नीले रंग का। बच्चों लाल अगर नीले रंग का हो जाता है तो मुझे बताओ लाल लिटमस पत्र को नीला करने का काम कौन करता है? क्षारक। बोलो यस या नो। मेरी बात को समझना बेटा। का नाम अम्ल का मतलब एसिड। अम्ल के बारे में 3 ही चीजें याद रखना सारे बच्चे। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे, नींबू खाया, संतरा खाई, नारंगी मौसमी। बोलो यस या नो। इनका स्वाद कैसा होता है? खट्टा। दही खाया, स्वाद कैसा होता है? खट्टा। इसका मतलब इनमें क्या पाया जाता है? अम्ल। इमली के अंदर क्या पाया जाता है? अम्ल। तो कोई भी चीज जिसको आपने खाया, अरे जगमोहन आपने खाया और उसका स्वाद कैसा लगा? खट्टा। इसका मतलब उसमें क्या है? अम्ल। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तीसरा पॉइंट, अम्ल को जब किसी जलीय विलयन के अंदर घोला जाता है तो अम्ल उसमें घुलने के बाद H+ आयन या H3O+ आयन देते हैं। बोलो यस या नो। दूसरा पॉइंट आता है क्षार का। क्षार बच्चों स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे। कोई भी चीज आपने खाई अगर उसका स्वाद कैसा है? कड़वा, तो इसका मतलब उसमें क्या पाया जाता है? क्षार। क्षार को जब स्पर्श करते हैं
तो साबुन के जैसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। साबुन को हाथ में लेते हैं तो अक्षय कहता है गुरुजी हाथ में से रपट जाता है साबुन, तो है ना। तो साबुन कैसा होता है? चिकना होता है। इसका मतलब क्षार किसकी तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है बच्चों? साबुन की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है। स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। क्षार क्या करता है बच्चों? लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, राइट। क्षारक को जब जलीय विलयन में घोला जाता है तो OH माइनस आयन देते हैं। बोलो बेटा कौन सा आयन देते हैं? OH माइनस आयन देते हैं। सर अम्ल क्लियर हो गया, क्षार क्लियर हो गया, बात आती है लवण की। तो सीधी सी बात है, अम्ल को और क्षारक को जब आपस में मिलाते हैं तो लवण का निर्माण होता है और जल बनता है। इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तीनों चीजें आप लोग समझ पाए? अम्ल क्या था, क्षारक क्या था, लवण क्या था, ये तो मैंने आपको बता दिया। चैप्टर क्या है, अब इनका खेल समझो। अब मेरे हाथ में था लाल लिटमस पत्र। लाल लिटमस पत्र को मैंने इस परख नली में डाल दिया। इस परख नली में लाल लिटमस पत्र गया। जाते हमने क्या देखा? लाल लिटमस पत्र किसमें चेंज हो गया? नीले रंग में। इसका मतलब लाल को नीला बनाने का काम कौन करता है? क्षारीय विलयन। तो आप ये कह सकते हो कि सर इसमें बताओ क्या होगा? इसमें बताओ क्या होगा? क्षारीय विलयन होगा। बोलो यस या नो? आई बात समझ में? अब लिटमस पत्र आपको शुरू में दिया गया था लाल रंग का। लिटमस पत्र एक प्रकार का वो होता है, क्या नाम से, पेपर की तरह आता है। जैसे अपने वो अपना हाथ साफ करने के लिए खाने में वगैरह काम में लेते हैं ना, इस टाइप का होता है कागज का, है ना। हाँ, एक प्रकार से कि आप लोग इसको ये कह सकते हो कि टिश्यू पेपर की तरह होता है ना बच्चों। तो मुझे बताओ आपको लिटमस पत्र कौन से रंग का दिया गया था? लाल रंग का, ठीक है। फिर 3 प्रश्नावलियां दे दी गई, उन तीनों के अंदर अलग अलग विलयन था, हमें जांच करनी है। सबसे पहले एक प्रश्नावली उठाई, उसके अंदर लाल लिटमस पत्र को डाल दिया। लाल लिटमस पत्र को जैसे उसके अंदर डाला तो भाई साहब उसका तो रंग ही बदल गया। लाल कैसे रंग का हो गया? नीले रंग का। इसका मतलब लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में परिवर्तित करने का काम कौन करता है? क्षार। तो ये तो कैसा होगा? क्षारीय विलयन। अब उस लिटमस पत्र को वापस निकाल लो। देखो मैं थोड़ा सा एक इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये क्षारीय विलयन क्यों हुआ? क्योंकि मैंने ऊपर से डाला। ऊपर से क्या डाला प्यारे बच्चों? लाल लिटमस। लाल लिटमस पत्र ऊपर से डाला तो लाल लिटमस पत्र जैसे इसके अंदर आया यहां पर, और रंग कैसा हो गया? नीला। बोलो यस या नो? अब नीले लिटमस पत्र को बाहर निकाल लो। बोलो यस या नो? बाहर निकाल लिया। अब की बार कैसा है? नीला लिटमस पत्र। फिर उठाओ और उसको इस परख नली के अंदर डालो। डाल दिए इस परख नली में। मुझे बताओ अब की बार कैसा है? नीला लिटमस पत्र। तो ऊपर से किसको डाल रहा हूं मैं? बोलो प्यारे बच्चों, किसको डाल रहा हूं? नीले लिटमस पत्र को। मेरे प्यारे बच्चों अब की बार मैंने किसको डाला? नीले लिटमस पत्र को डाल दिया। आपने क्या देखा? सर नीला लिटमस पत्र जैसे ही इस विलयन में आया, भाई साहब ये तो इसमें आते ही कौन से रंग का हो गया? बोलो कौन सा रंग का हो गया? बताओ कौन से रंग का आया? बोलो देखो, देखे लाल आया कि नहीं आया? देखो रंग लाल ही आया ना। बोलो यस या नो? रंग लाल ही आया। यहां भी आपने किसको डाला था? लाल रंग को, लेकिन हो गया कौन सा था? नीला। ऊपर से किसको डाला था? नीले रंग को, हो गया कैसा? लाल। क्यों हुआ? क्योंकि अब दिमाग लगाओ, सर नीले को डाला विलयन में और लाल हो गया। इसका मतलब नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? अम्ल। तो बोलो ये कैसा हो गया? बोलो प्यारे बच्चों ये कैसा हो गया? बोलो प्यारे बच्चों ये कैसा हो गया? अम्लीय विलयन। मुझे बताओ मैटर समझ में आया कि नहीं आया? परख नलियां कितनी दी गई थी? 3। 3 में से मेरे भैया 2 का पता चल गया। 3 में से कितनों का पता चल गया? अब सीधी सी बात है, एक में अम्लीय विलयन है, एक में क्षारीय विलयन है, तो तीसरी जो बचेगी उसमें कैसा होगा? सीधी सी बात है, कैसा होगा? इसका मतलब इसमें क्या डाला गया था? आश्रित
जल। प्यारे बच्चों, आश्रित जल, आश्रित जल को आप लोग क्या कहेंगे? उदासीन प्रकृति का, उदासीन प्रकृति का। आई बात समझ में? उदासीन विलयन बेटा उसको कहा जाता है जो न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है। एक प्रश्न पूछूंगा मैं सारे बच्चों से, बताओ दे कि आप लोग मुझे, बेटा उदासीन जो विलयन होता है, उदासीन विलयन का बेटा पीएच मान कितना होता है? 7। वेरी गुड। अरे घबराया मत करो, गलत भी हो जाएगा तो फांसी थोड़ी लगाऊंगा, टेंशन मत किया करो तुम लोग। याद हो तो बताया करो, नहीं तो चुपचाप सुन नहीं जाएगी अभी, है ना? तो बताओ उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, पहला प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? मालूम चल गया? अम्लीय माध्यम की पहचान कैसे करेंगे, क्षारीय माध्यम की पहचान कैसे करेंगे? बचेगा जो कैसा होगा? आश्रित जल जो उदासीन प्रकृति का है, बोलो यस या नो। और उदासीन विलयन वो होता है जो न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है। आई बात समझ में? चलो साहब, इसके बाद सर आगे बढ़ो दूसरे प्रश्न की तरफ। देखो थोड़ा सा हम लोग अभ्यास कर लेते हैं, अपने लिए काम आएगा। वैसे मैंने आपको सिखा रखा था। मुझे बताओ सारे भैया, बोलो रे बेटा, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। हमने पढ़ा था सिरके के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। बोलो यस या नो। देखो इसका फॉर्मूला काम में आता है CH3COOH, जो आपका एसिटिक अम्ल। बोलो संतरा में कौन सा पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, राइट। बताओ इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। बोलो टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और मुझे बताओ खट्टा दूध दही के अंदर लैक्टिक अम्ल पढ़ा था क्या आपने? नींबू में सिट्रिक अम्ल, चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल और नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल भी तो आता है ना, फॉर्मिक अम्ल भी इसको कहते हैं, याद रखना, ठीक है बेटा। मेथेनोइक अम्ल का क्या नाम देते हैं बेटा? देखो छोटे छोटे इनमें से कोई सा भी पूछ ले तो याद होना चाहिए, क्यों गलत हो, है ना बेटा? अभ्यास करो मेरे साथ। नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल बेटा। अच्छा मुझे बताओ देखिए आप लोग एक बार, हेलो पीछे ध्यान दे बेटा। एक शब्द आ रहा है बच्चों यहां पर नेटल। आप जानते हो क्या नेटल का मतलब क्या होता है? नहीं पता? कोई बुआ जी तो बासुरिया। देखो पहली बात तो बताओ क्या होता है नेटल का मतलब? कोमल बताएगी, पढ़ के आइए साहब। कोमल तू बताए है? ये तो कह रही चीटा होता है, चीटा मूसल। नेटल बच्चों एक क्या होता है? शाकीय पौधा। मेरी हाँ अब तो याद है गुरु जी। हाँ मैं मिलाने में तो तुम्हारे को कोई जोर ही नहीं था, है ना? हाँ देखो नेटल, अरे मूसलो, नेटल का मतलब क्या है बच्चों? नेटल क्या होता है बेटा? एक शाकीय पौधा होता है। अरे नेटल शाकीय पौधा होता है, कहां पर उपजता है? जंगलों में। बोलो जंगलों में उपजता है, सुनो। और इसको जब स्पर्श करते हैं तो झटका लगता है, वो 11,000 वोल्टेज वाला, है ना? एक बार छूते तुम रुको ही नहीं आसपास, ठीक है? इसका मतलब है इसको छूने पर डंक जैसा क्या होता है बच्चों? अनुभव होता है। तो ऐसा है काबरो, याद रखो नेटल एक शाकीय पौधा होता है जो जंगलों में उपजता है, राइट। और इसको छूने पर डंक के जैसा क्या होता है बच्चों? अनुभव होता है। मुझे बताओ नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। खट्टा दूध जिसको तुम दही भी कहते हो, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली के अंदर और संतरा के अंदर। और मुझे बताओ सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बोलो बच्चों एसिटिक अम्ल पाया जाता है। पक्की बात है क्या?
बोलो यस या नो। एक थोड़ा सा ये भी चेक कर लो, देखो छोटी छोटी बातें हैं, बताओ रे बेटा। चलो इसको तो मैं ना पीएच स्केल के साथ आपको भी सिखा दूंगा, थोड़ा सा आगे ये वाला पर्सन ले आओ देखे एक बार, ठीक है, यहां से आओ, पढ़ना अपने को सबको, ये कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला पहला पर्सन, ध्यान दो सभी बच्चे, बोलो क्या, CaOCl2 यौगिक का आपको क्या बताना है बेटा, प्रचलित नाम। जिसको आता है केवल हाथ खड़े करना, नहीं आता कोई बात नहीं। अभी तो इतने बच्चों में से लगभग एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, 2 3 और चेक करो देखे। अरे सिंपल प्रश्न पूछा है मैंने यार, अरे बलद वो मर जाओ रे डूब के तुम, मैंने कल ही पढ़ाया था आपको। अब बताओ कल पढ़ाने के बाद आज पूछने में अगर तुम्हारी ये स्थिति है, तो आज के 6 महीने पढ़ाया हुआ उसमें तो तुम्हारी क्या स्थिति होगी वो तुम लोग देख लो। हाँ बेटा क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, और क्या कहा जाता है इसको, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। मेरी बात ध्यान से सुन लो, कान खोल सब। विशाल ना क्या है ना तू, शाबाश। अब देखो बच्चों, सुनना ध्यान से और समझना सब प्यार से, है ना। मैं क्या कह रहा हूं बेटा, आपसे प्रश्न पूछा गया था CaOCl2, सुनो ध्यान से समझो सब। CaOCl2 यौगिक है बच्चों, इन चीजें बता रहा हूं और ध्यान से सुन लेना सब। CaOCl2 देखो याद, ऐसे रटना छोड़ो, चीज पे फोकस करो। Ca कैल्शियम, O ऑक्सीजन होता है, ऑक्सी Cl पीछे जुड़ गया, क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। बोलो क्या बनेगा बच्चों, तो ये तो बन गया बेटा आपका क्या नाम से, बोलो कैल्शियम ऑक्सी, और क्या हो गया बच्चों आपका क्लोराइड। बताओ यस या नो, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, क्या कहेंगे बेटा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। दूसरी बात, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड को बताओ क्या कहा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से इसको जाना जाता है। एक और बात याद रखना सारे भैया, बताओ ब्लीचिंग पाउडर को और क्या कहते हैं, इसको याद रखना सब, विरंजक चूर्ण के नाम से भी जाना जाता है। 3 चीजें मैंने आपको बता दी। अब अगर आप लोग गलती करते हो उसका जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगा, ठीक है भैया। ब्लीचिंग पाउडर को ही बेटा क्या कहा जाता है, विरंजक चूर्ण के नाम से जाना जाता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। बोलो यस या नो, आगे आ जाओ। तो इस वाले प्रश्न पे आओ, ध्यान से समझो। देखो, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। मैं कह रहा हूं इस टाइप के प्रश्न आने चाहिए। ये वो प्रश्न है जिनसे मालूम चलता है तुम्हारी काबिलियत कितनी है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों का जवाब वही बच्चे दे पाएंगे जिन्होंने इस चैप्टर को या इससे पहले वाले चैप्टर को, जिसको केमिकल रिएक्शन कहा जाता है, उसको अगर ढंग से पढ़ा है तो। आई ना बात समझ में। देखो मैं बता रहा हूं, रटना नहीं है। अगर सपोज करो मैं इसी दूसरे प्रश्न का जो आंसर है वो साइड में लिख के आपको कह दूं ठीक है साहब, और अगले प्रश्न पे बढ़ जाऊं, तो वो बात हो जाती है रटवाने वाली। जबकि रटना थोड़ी आपको समझना है। साइंस को समझेंगे तो ये समझ लो जीवन में उजाला भर देगी ये। बच्चों गौर करना मेरी बात के ऊपर, आप लोग चेक करो इसको समझना कैसे है। मैं यही सिखा रहा हूं आज आपको, प्रश्नों को सोल्व कैसे करना है। एग्जाम के अंदर भी क्या होता है मैं आपको बताऊं, कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका वास्तव में आप लोग जवाब दे सकते हैं, याद भी आपको होता है, लेकिन उस प्रश्न का फिर ऐसा होता है हम लोग उसको समझ नहीं पाते, फिर आखिर में या तो ये बोलते हैं पढ़ाया ही को ना साहब माने तो, या फिर क्या कहेंगे
प्रश्न को घुमा कर दिया। अरे प्रश्न को घुमा कर नहीं दिया, तुम्हारा बेजा ही घूम गया। देखो सीखो मेरे साथ, ठीक है बच्चों, उस आंसर तक कैसे पहुंचना है। बेटा उस पदार्थ का नाम बताइए जो बताओ किससे अभिक्रिया करेगा, क्लोरीन से। एक काम करो, यहां पर कोई पदार्थ आएगा, इसको ए नाम दे दिया मैंने, उस पदार्थ का नाम बताओ, फिर प्लस का चिन्ह लगा दिया मैंने, जो किससे अभिक्रिया करेगा, यह आपका अभिक्रिया करेगा किससे, क्लोरीन से। सही बात है। उस पदार्थ का नाम बताइए, बताओ उस पदार्थ को मैंने क्या नाम दे दिया, ए। उस पदार्थ का नाम बताइए जो किससे अभिक्रिया करेगा, क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा। जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके बोलो क्या बनाएगा, विरंजक चूर्ण। मुझे बताओ यही होता है क्या। अब भाई देखो विरंजक चूर्ण का सूत्र तो आपको याद करने पड़ेगा यार। देखो ये तो मैं कोई गोल के पिला नहीं सकता, ले दवाई से तू ले जा, ऐसा तो नहीं। बोलो यसी आनो। अरे गजिया इधर देख, सुनो, तो विरंजक चूर्ण बनेगा। इसका मतलब विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होगा, CaOCl2। अब यार बच्चों यहां दिमाग लगाओ, सर Cl2 तो ये पकड़ में आ गया, लेकिन CaO कहां से लेके आए, इसके लिए इधर कुछ आएगा। तो मेरा विचार ये कहता है इधर कैल्शियम कार्बोनेट आएगा। कौन आएगा, चेक करके देख लेंगे, होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर और कोई विचार करेंगे। बोलो यस या नो। देखो इधर बेटा, अगर मैं यहां पर रखता हूं, बोर्ड पे समझना सब, CaCO3, बच्चों मैंने लिखा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया कराई कौन सी गैस के साथ, Cl2 यानी क्लोरीन गैस के साथ। बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, सॉलिड होता है, पहली बात तो ठोस। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है बच्चों, आपका एक श्वेत चूर्ण होता है, सफेद चूर्ण, ठीक है। CaCO3, इसको क्या नाम दिया बच्चों आपने, बताओ रे। देखो रटो मत, रटो मत, सीखो। Ca कैल्शियम, क्या कहेंगे, कैल्शियम। और याद कर लो CO3 क्या होता है, कार्बोनेट। बोलो बेटा क्या होता है, कार्बोनेट। बोलो यस या नो। अगर मैं कह दूंगा MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बन गया ना। NaCO3, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 तो मैटर समझ में आया ना। Na2CO3, Na मतलब सोडियम, CO3 कार्बोनेट, क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट। ऐसे याद करना सीखो, है ना बच्चों। देखो अब इसको चेक करो, CaC3 के साथ, तो चेक करो Ca, इसका मतलब Ca आ रहा है, फिर Ca आ रहा है, ऑक्सीजन कितना है, 3, 3 में से एक तो यहां पर काम आ गया और Cl2 जुड़ गया। तो अब दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ सब बच्चे मेरे साथ। बेटा Ca आ गया, Ca भी आ गया। बोलो यस या नो, बोलो यस या नो। या इसकी अभिक्रिया हम लोग, यहां पर गैस कौन सी है, Cl2, इसकी अभिक्रिया हम लोग करवाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, CaOH का होल 2। क्या होता है बच्चों, CaOH का होल 2। आई बात समझ में, जिसको क्या कहा जाता है बोलो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको एक बार चेंज करके चेक करो सब। इधर देखो, यहां मैं लिखूंगा C का होल 2। आई बात समझ में। ये बच्चों आपका एक्वस होता है, बोलो क्या होता है, जलीय विलयन। और इसकी अभिक्रिया कराओगे बताओ किसके साथ, Cl2 के साथ। चेक करना, देखे Ca, इसका मतलब बताओ ये तो क्या आ गया, CaOH का होल 2, इसका मतलब ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2, तो एक ऑक्सीजन यहां का आ गई, ये क्या जुड़ गया, Cl2, ये तो बन गया कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, राइट, और कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, और यहां से OH का होल 2, मतलब 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन था,
तो एक ऑक्सीजन तो आपने यहां पर जोड़ दिया, एक बच गया, और हाइड्रोजन कितने बच गए? 2। तो हाइड्रोजन 2 और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देंगे? बोलो आपका जल। बोलो यस या नो? आ गया ना मैटर समझ में? इसका मतलब प्रश्न में क्या पूछा गया था? उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण का निर्माण करता है। तो ये तो विरंजक चूर्ण हो गया, ठीक है। और उस पदार्थ को आप लोग बताओ क्या नाम देंगे? ये वाली अभिक्रिया नहीं है, ये वाली अभिक्रिया है। बोलो क्या नाम देंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बोलो क्या नाम देंगे? क्या नाम देंगे बच्चों इसको? कैल्शियम। बोलो बेटा क्या कहोगे इसको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आई बात समझ में? और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बताओ और क्या कहा जाता है? बुझा हुआ चूना। बोलो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को और क्या कहा जाता है बच्चों? इसको बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। बोलो यस या नो? आई बात समझ में? तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, सुनना ध्यान से सब, सारे बच्चे सुन लो ध्यान से। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण का निर्माण करता है, तो आप क्या कहेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बताओ क्या कहा जाता है? बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों इसको? बोलो बेटा क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। बताओ रे बेटा क्या कहा जाता है इसको? बुझा हुआ चूना के नाम से इसको जाना जाता है। मुझे बताओ यस या नो? आया मैटर समझ में? ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों, बोलो रे प्यारे भैया, कौन सा प्रश्न था? तीसरा, ये वाला है क्या? बताओ। कठोर जल को मृदु करने के लिए, भाई कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? आई ना बात समझ में? इधर देख लो सब। अब अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान से सुनो सब। बेटा कौन से नंबर का प्रश्न है? अरे बेटा कौन से नंबर का प्रश्न है? तीसरे नंबर का प्रश्न। बोलो क्या पूछा गया था? कठोर जल। सुनो ध्यान से देखो थे, ये आ गया बच्चों, क्या बताओ? कठोर जल। और मुझे बताओ बच्चों, इस कठोर जल को हमें क्या बनाना पड़ेगा? बोलो इसको मृदु जल हमारे को बनाना पड़ेगा। तो प्रश्न ये पूछा गया था कि कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो प्रत्येक भैया बहन आंसर याद रखना, वो कौन सा है? सोडियम कार्बोनेट। प्यारे बच्चों क्या नाम याद रखोगे? सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम रखोगे बच्चों? सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट को लेना किस रूप में है? लेना किस रूप में है मैं आपको बता देता हूं। इसको हमें काम में लेना है बच्चों Na2CO3.10H2O। कल आपको लिखवाया था क्या? Na2CO3.10H2O। बोलो यस या नो? मैंने आपसे कहा था किसका एग्जाम्पल है? क्रिस्टल जल का। किसका एग्जाम्पल है बच्चों? क्रिस्टल जल का। Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट। क्या है बच्चों? सोडियम कार्बोनेट। आई बात समझ में? बताओ अगर सोडियम कार्बोनेट के साथ में जल के अणुओं की निश्चित संख्या 10 जुड़ी हुई रहेगी, इसको बताओ क्या कहा जाता है? अरे कल आपने पढ़ा था ना, धोने का सोडा। इसका मतलब है गड़ जाके जोड़ी को खोलते भी नहीं हो लोग, हैं? तो बच्चों प्यारे भैया, प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O का उपयोग किया जाता है, जिसको धोने का सोडा भी कहा जाता है। अब मैं अगर ये प्रश्न पूछ लूं कि बताओ रे टाबरो, देखो प्रश्न ऐसे तो घूम जाता है। मैं अगर प्रश्न ये पूछ लूं कि इसका उपयोग क्यों किया जाता है, इसका उपयोग क्यों करते हैं, कुछ तो क्वालिटी होगी,
कुछ तो ये आपको फायदा पहुंचाता होगा। अब ये तो कहना मत सर कपड़ों को साफ करने के लिए, है ना। तो मैं यहां पर कोई अपमार जक्की साबुन की तो बात कर नहीं रहा, जो तुम लोग ऐसा विचार लाओगे, राइट। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि धोने का जो सोडा होता है, सोडियम कार्बोनेट, इसके द्वारा बच्चों जल की जो स्थायी कठोरता होती है उसको क्या किया जा सकता है बताओ? दूर किया जा सकता है। ये प्रश्न आप लोग विशेष रूप से बच्चों ध्यान में रखेंगे। तो आप लोग क्या कहेंगे बच्चों कि इसके द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा याद रखना जल की, बोलो बेटा, जल की स्थायी कठोरता को, बोलो रे, इसके द्वारा जल की स्थायी कठोरता को क्या कर सकते हैं बच्चों? दूर किया जा सकता है, या आप कह सकते हैं दूर किया जाता है। आई ना बात समझ में? देखो अब हो गया क्लियर। इसके बाद चेक करो कौन सा प्रश्न बचा रहे, बोलो। चौथा प्रश्न बच गया। चेक करो, देखिए चौथा प्रश्न क्या है, सब ध्यान दो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम, बता अनुष्का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर मैं गर्म कर दूंगा तो क्या होगा? वो तो कह रही है गुरुजी बीकर ही फूट जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनका खोपड़ा फूट चुका और तुम्हारा बीकर फूट चुका। अब ध्यान से सुनो, देख तुम सब, बात ऐसी है प्यारे बच्चों, प्रश्न वो है जिनको पढ़ने में वास्तव में अच्छा महसूस होगा। समझना इधर बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको इसका रासायनिक सूत्र मालूम है? बहुत बढ़िया, खड़ा हो बेटा महेश, बता क्या होगा? NaHCO3, बोलो क्या होगा? NaH, बोल पहले क्या होगा? है भूल गई, बताइए, याद आ गया, NaHCO3। इधर चेक करो सब, नीरज तू तो शुरू से इंटेलिजेंट था। चेक करो बच्चों, मैंने लिखा NaHCO3, बताओ बेटा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके कितने अणु ले लिए? 2, और इसको क्या कर दो? गर्म कर दो। ये त्रिभुज का चिन्ह लगा दो ऐसे। त्रिभुज का चिन्ह क्या कहता है? गर्म करने पर। समझ गए ना? 3 लाइनें आती ना त्रिभुज में, नहीं आ रही? देखो कोमल समझ इधर, गर्म करने पर, बन गया गर्म करने पर, है ना। चेक करो, देखो इसको गर्म करो बेटा, ध्यान से समझो। इसको गर्म करेंगे तो सीधी सी बात है, याद करो वियोजन अभिक्रिया पहले चैप्टर में आपने पढ़ी थी। वियोजन अभिक्रिया क्या कहती है? एकल अभिकर्मक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों का क्या करता है बच्चों? निर्माण करता है। बोलो यस या नो? और आपने पढ़ा था ना कि वियोजन अभिक्रिया जो होती है वो अधिकांश वियोजन अभिक्रियाएं बच्चों कैसी होती है? उष्मा शोषी, उष्मा शोषी होती है ना खुशी? अधिकांश वियोजन अभिक्रियाएं। मुझे बताओ वियोजन अभिक्रिया जिसको अपघटनीय अभिक्रिया कहा जाता है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहला क्या पढ़ा था? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। दूसरा क्या पढ़ा था? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। और बच्चों तीसरा क्या पढ़ा था आपने? है विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। पक्की बात है? बोल रहे योगी यस या नो? शाबाश। अब अरे कहीं माता जी आ रही है क्या? है बैठ जा, ठहरा ठहरा, हाँ बैठ जा, कोई बात नहीं, पीछे बैठ जा, टेंशन मत करे तू। इधर देखो ये लगवा लेना, ये किस काम की है? देखो ये बढ़ के तो ऐसे आया जैसे राजा जंगल में जा रहा हो है शिकार करने के लिए। कैसे इंसान है यार बताओ। अब फिर बताओ ध्यान कहां से चले? आज संडे था, उठे होंगे 9 बजे, तो
मुंह पड़ा होगा जब पता चले आली 9 बज गया, पटवा चाल लो साहब। तो उठाया जोड़ी रागा, अब उठाया जोड़ी रागा तो आप जानते हो बेचैनी तो होनी है, क्यों? सारा ही सिस्टम खराब हो रखा है ऊपर से नीचे तक का। समझो इधर ध्यान से। हाँ जी सुनो, तो बात ऐसी है बच्चों, इसका क्या करना पड़ेगा अपने को, इसको गर्म करना पड़ेगा। चेक करो, तो यहां से देखो, थोड़ा सा समझदारी से काम में लो, है ना। पन्या ध्यान से देख इधर बेटा, Na2 और CO3 के यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल सकती है क्या? देखो समझना, और दूसरी गैस तो तुम निकाल मत देना, ध्यान से समझो बच्चों। NaHCO3, इसका मतलब दिमाग लगाना तुम लोग मेरे साथ, है ना। देखो अब मैं बताऊं, सुनो 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 सुनो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। Na के कितने अणु है? 2। चेक करो सब मेरे साथ। हाइड्रोजन का कितना है? 2। कार्बन का कितना है? 2। 3 किसको दिखा? रे बूढ़ी अम्मा, ये देख के कार्बन के आगे गुणा में कितना आ रहा है? 2। इसलिए मैं कहता हूं पापा की उसने परी हो, थोड़ा सा देख के चलो बेटा, है ना। सर्दी का दौर है क्या भाई? हाँ समझो। बताओ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या हो गया बेटा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। सौरभ को देखो, अरे बकरे खा के आया क्या तू? अरे अरे ये ऐसा आदमी है जो मुंह भी नहीं धो के आया। जब पहले मुंह धो के आ जा तू। अरे मुंह धो यार दादा, फिर आके बैठ जा। है ये इनको कहते हैं, सुनो, ये अपवाद। देखो शब्द बनाना अपवाद बहुत काम का शब्द है। और जितने भी ऐसे सारे, सुनो, अरे नाना तो दूर की बात है, तुम समझो रहे सारे काम बाकी है। इधर देखो, समझना थोड़ी देर, समझो सब मेरे साथ, है ना। कोई बात नहीं, अपन सब उसकी श्रेणी में है, भली बातें समझते एक दूसरे का दर्द क्या हो सकता है। चेक करो, देखो तो अब तुम सीधे से काम की बात पे आओ बच्चों। सुनो बेटा, इसको मैं लिखूंगा यहां से, ये बनेगा Na2CO3, ठीक है। Na2 और CO3 और प्लस एक बन जाएगा H2O और एक क्या बन जाएगा? CO2। CO2 गैस क्या हो जाएगी? यहां से बाहर निकल जाएगी। CO2 गैस क्या हो जाएगी बच्चों? यहां से बाहर निकल जाएगी। चेक करना कैसे निकलेगी ये। देखो बात को हेलो, ध्यान बिल्कुल बोर्ड पे रहना चाहिए, सुन लेना अब, समझना एक बार बेटा। Na के आगे गुणा में द्वारा Na2, C के आगे गुणा में द्वारा, तो एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, ठीक है। अब चेक करो, ऑक्सीजन 3 दूनी 6, इसका मतलब 3 तो ये आ गई, 3 और 1 4, 4 और 2 कितनी आ गई? 6। हाइड्रोजन के आगे गुणा में कितना आ रहा था? 2। इसका मतलब देखो हाइड्रोजन के भी कितने हो गए? 2। तो आपने क्या सीखा? मेरी बात को समझो, समझने का प्रयास करो। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो वो बच्चों वियोजित हो जाता है, मतलब उसका क्या हो जाता है? अपघटन हो जाता है। अपघटन होने के बाद कितने प्रोडक्ट बनते हैं? 3 उत्पाद बनते हैं। कौन कौन से? एक बनेगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, एक बनेगा H2O जल, और एक क्या बनेगा? CO2। कौन सी गैस बाहर निकलेगी? दो प्रकार, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बोलो यस या नो? आई ना बात समझ में? आगे सुनो। हाँ जी, तो मुझे बताओ, आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया था? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। दूसरी बात, इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखो। हमने पहले लिख दिया, अपन दूसरे की टेंशन को पहले दूर करते हैं। बोलो यस या नो? ठीक है, आगे सुनो। लास्ट वाला क्वेश्चन, प्लास्टर ये वो नहीं है जो कारीगर प्लास्टर करता है। पहली चीज आपको बता दूं, नहीं तुम्हारा ध्यान सीधा वही जाता है, ठीक है। हाँ समझो बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस की
जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखो, बड़ा सुंदर है और तुम इससे भी सुंदर हो। तो जब सुंदर में सुंदर मिल जाता है तो टू सुंदर हो जाता है, और सुंदर को सुंदर से गुणा कर देते तो क्या हो जाता है, सुंदर का स्क्वायर हो जाता है। अब तुम चेक करो, और तुमने दोनों को गलत कर दिया, फिर मैं सुंदर माइनस सुंदर जीरो कर दूंगा। अब जीरो में बताओ लॉस किसका होगा? बोल भाई पायल, जीरो में लॉस किसका होगा? आपका। बोलो यस या नो। अब चेक करो मेरे साथ, प्रश्न क्या था? अरे प्रश्न क्या था? प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस की किसके साथ रिएक्शन बतानी है आपको? H2O, जल के साथ। बोलो यस या नो। चेक करो इधर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, समझने का प्रयास करो बेटा। मैंने कहा प्लास्टर ऑफ पेरिस। हेलो, तुम लोग यहां आके बैठ जाओ, सब इनके साथ पढ़ लो थोड़ी देर शांति से। बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका मतलब मैंने कहा बच्चों प्लास्टर ऑफ, बताओ क्या गया? पेरिस। बोलो बेटा क्या आया? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको बताओ, प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट में क्या नाम दिया जाता है? इसको POP भी कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है बच्चों? इसको POP। ठीक है, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, राइट। आगे सुनो, POP बताओ क्या होता है? सफेद कलर का चूर्ण होता है। ये सफेद कलर का क्या होता है बच्चों? सफेद रंग का क्या होता है बेटा? चूर्ण होता है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बच्चों इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या नाम दिया जाता है? इसका रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम कौन बताएगा? हाय आराधना, खड़ी हो, देखो आराधना बताएगी। आराधना बताएगी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो POP है, इसका केमिकल नेम क्या है, रासायनिक नाम है? आने में तो तुम घर से ऐसे निकल के आते हो पूरे जेंटलमैन बन के, जैसे साहब कोई पार्टी सार्टी में जा रहा है? और यहाँ आते तुम्हारी हवा ऐसे निकल जाती है जैसे बरकेनी आए हो। बताए बेटा, बैठ जा बैठ जा, पन्ने मत पलटो, थोड़ी देर इधर देखो, सुनना शांति से। अब अनुष्का आप बताओ, चलो कोई, देखो ये बच्ची इंटेलिजेंट है, शुरू से इंटेलिजेंट थी, और वो कह रही सर मेरे से कि आपने क्यों नहीं पूछा। बताए बेटा, ये है प्योर झिंगुरी। क्या है बेटा? ये प्योर झिंगुरी, शाबाश। इधर देखो, हेलो। अब ये इंग्लिश मीडियम वाले इतने जानते, आप H2O, बस आपके आगे पीछे का कोई मतलब नहीं है, बीच का आप याद रहता है, बस समझना ध्यान से। अब बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस जो POP होता है, सफेद रंग का जो चूर्ण होता है, इसका जो केमिकल नाम है बच्चों, इसका जो रासायनिक नाम है वो होता है कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट ऑफ, जिसको तुम लोग कहते हो। ठीक है, बोलो क्या नाम दोगे बेटा? बताओ रे। कैल्शियम सल्फेट का, बताओ बच्चों इसको क्या कहा जाएगा? अर्ध हाइड्रेट। अब मेरी बात को समझना, रटना नहीं है। अब रासायनिक नाम से क्या बनाओ? रासायनिक सूत्र। केमिकल नेम को किसमें कन्वर्ट करो? केमिकल फॉर्मूले के अंदर। आई बात समझ में? रटना तो है ही नहीं, बनाना सीखना है अपने को। उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? सबसे पहले चाहिए कैल्शियम सल्फेट। मैंने कहा बच्चों कैल्शियम सल्फेट आपको चाहिए, तो ये हो जाएगा CaSO4। बोलो बेटा क्या हो जाएगा? CaSO4। बोलो बेटा क्या होगा? CaSO4। आई बात समझ में? आगे सुनो, कैल्शियम सल्फेट का मतलब ऑफ यानी मल्टीप्लाई इनटू अर्ध हाइड्रेट ऑफ। अर्ध का मतलब क्या हो गया बच्चों? अर्ध का मतलब बताओ क्या हो जाएगा? ऑफ, यानी इसको मैं लिखूंगा 1/2, और हाइड्रेट क्या हो जाएगा आपका? H2O। बोलो हाइड्रेट क्या हो जाएगा बच्चों आपका? H2O।
बोलो यस या नो। तो मुझे बताओ कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट, बड़ा फॉर्मूला CaSO4, Ca कैल्शियम, SO4 बच्चों आपका नेगेटिव होता है सल्फेट, राइट। आपका मतलब हो गया 1/2 हाइड्रेट H2O, राइट। प्रश्न क्या पूछा गया था कि इस टीओपी की रिएक्शन अभिक्रिया आप किसके साथ करवानी पड़ेगी, H2O यानी जल के साथ। एक बार वापस कह रहा हूं मैं आपसे, सुनना, देखो समझो मेरे साथ। सोडियम, अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण आपको इक्वेशन क्या करना पड़ेगा बच्चों, वहां पर लिखना पड़ेगा, राइट। देखो सब बेटा बात ऐसी है, मैं बता रहा हूं स्मार्ट तरीका, क्योंकि आपको पता है स्मार्ट तो अपन शुरू से ही है, बचपन से ही, तो समझो। ये आधा है, कितना है, आधा, और आधा में तुम कितना जोड़ दो, 1.5, 1 सही 1/2, आधा और 1 का आधा, तो आधा और 1 का आधा 1.5 हो गया। बोलो यस या नो। भाई 1 और 1 का आधा बताओ 1.5 होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो मैंने क्या कहा, इधर 1/2 है, इधर जोड़ दो 1 सही 1/2, मतलब ये रुक जाइए भाई, सब जानते हैं आधा और 1.5 दही होता है, कौन बताओ रे, बचपन से नहीं पढ़ा क्या आपने, अब जोड़ना ही नहीं है तो मैं भी क्या करूं, मेरा दोस्त थोड़ी है उसमें। सुनो बच्चों, तो 1/2 का मतलब हो गया हाफ, आधा, और 1 सही 1/2, इसका मतलब हो गया 1.5। दोनों को जोड़ो तो सीधी सी बात है कितना बन जाएगा, 2। कितना बन जाएगा, 2। तो ये दोनों आपस में मिलेंगे, दोनों आपस में मिलेंगे, तो ये बन जाएगा CaSO4 डॉट, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो कितना बन जाएगा, 2H2O। बच्चों ये किसका फॉर्मूला होता है, जिप्सम का। किसका फॉर्मूला होता है, जिप्सम का। बोलो यस या नो। तो बताओ किसका निर्माण हो गया, जिप्सम का। इसका मतलब हमने पढ़ा पीओपी। मैं आपको बताऊं, जैसे ये दीवार है व्हाइट कलर की आपको दिख रही है, इस पे क्या हो रखा है, पीओपी हो रखा है। अगर आप देखते होंगे जब भी लोग इसका काम करते हैं तो ये जो सफेद रंग का पीओपी होता है उसमें पानी डालते हैं, उसका घोल तैयार करते हैं, साथ के साथ उसको काम में लेते हैं। अगर आपने पीओपी के अंदर पानी डालकर छोड़ दिया तो वो जमकर कठोर पदार्थ बन जाता है, और उस कठोर पदार्थ को जिप्सम कहा जाता है। फिर बुलाई माथा का बछड़ा दियो, कौन फूटा वो था सु। बोलो यस या नो। तो पांचों प्रश्न तैयार है, हाँ या ना में जवाब दो। सबके तैयार है, ठीक है साहब। इसके बाद देखो बच्चों, ध्यान से समझना एक बार सब। ये पांचों प्रश्न आपके तैयार मैंने करवा दिए, ठीक है। आगे चलो, इसको आपने काम में ले लिया, ठीक। और ये प्रश्न आपके सॉल्व हो ही गए। ये अलग था क्या प्रश्न, चलो इधर ध्यान दो सारे बच्चे, अब सीखना सब मेरे साथ बेटा। कई चीजें ऐसी होगी जो तुम्हारे भी काम आएगी, राइट। सुनो सब ध्यान से, अब आ जाओ प्रश्न के ऊपर। आपके पास 2 विलियन सॉल्यूशन, राइट, 2 विलियन है बच्चों आपके पास में। आपके पास में 2 विलियन है, ए और बी। विलियन ए के पीएच का मान 6 है। समझना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये सब, ऐसे जिनको समझ के याद करना पड़ेगा, रटोगे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा तुम्हारे। सुनो, आपके पास 2 विलियन ए एवं बी है। चलो एक काम करो सब, मैंने कहा बच्चों मेरे पास में जैसे मान लो एक बीकर ये है इस प्रकार से, और दूसरा बीकर बच्चों मेरे पास में ये है इस प्रकार से, राइट। इसके अंदर ये आपका विलियन है जिसको आपने सॉल्यूशन कहा, और इसके अंदर भी क्या है बच्चों, विलियन है जिसको आपने सॉल्यूशन कहा, ठीक है। आपके पास में 2 विलियन ए और बी है, इसको नाम दे दिया आपने ए, और इसको क्या नाम दे दिया बच्चों आपने बी।
विलियन ए के पीएच का मान मुझे आप लोग बताइए, इसकी पीएच वैल्यू कितनी है 6 और इसकी पीएच वैल्यू कितनी है 8। पहली चीज पीएच, पीएच का मतलब क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, राइट। पीएच का पूरा नाम क्या होता है बच्चों, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पहली बात तो याद रखना, पावर ऑफ हाइड्रोजन को आप हिंदी में यह भी कह सकते हैं हाइड्रोजन की सामर्थ्य। सामर्थ्य का मतलब होता है बच्चों शक्ति, जिसको तुमने क्या कहा था, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन इसका मतलब होता है हाइड्रोजन की शक्ति यानी सामर्थ्य। अब इस बच्चों पीएच के अंदर ये जो पी आपको दिखाई दे रहा है, इस पी का मतलब होता है पुषांश। पी का मतलब क्या होता है बच्चों, पुषांश। और ये जो पुषांश है ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, कौन सी भाषा का शब्द है, पुषांश। तुम तो फुसफुस जानते हो ज्यादा से ज्यादा, जो तुम्हारे भारत की लैंग्वेज है, समझो। पुषांश कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है बच्चों, ये है आपका जर्मन शब्द। बोलो क्या है बच्चों आपका, ये जर्मन शब्द है, ठीक है। पी, मैंने कहा पीएच के अंदर जो पी है इसका मतलब होता है बच्चों पुषांश। पुषांश कौन सी भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है, राइट। अब ये जर्मन भाषा का शब्द है तो इस पुषांश का जो मीन है, इसका जो अर्थ है वो कहा जाता है, पावर कहा जाता है। अब इसी के आधार पर क्या किया गया था टाबरों, ये कहानी है 1909 की, 1909। 1909 के अंदर जर्मन का एक वैज्ञानिक हुआ था बच्चों, और उसका क्या नाम था, सोरेनसन। सुन लो तुम ध्यान से, 1909 की बात है और जर्मन का क्या था बच्चों, एक वैज्ञानिक हुआ था, उस वैज्ञानिक का क्या नाम था, सोरेनसन। इस सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था बच्चों, हाइड्रोजन जो आयन होता है, मैं आपको 3 चीजों के बीच में संबंध बता रहा हूं, बहुत काम आएगा आपके चैप्टर के अंदर। देखो अभी मैंने आपको 3 चीजों के नाम सुनाए, सुनना। एक होता है बच्चों H प्लस एक्वस, ठीक है। एक होता है बेटा OH माइनस एक्वस, और एक होता है बच्चों H3O प्लस एक्वस। सुन लियो, देखो तुम ध्यान से, H प्लस और H3O प्लस, और एक क्या आ गया बच्चों आपका OH माइनस। ध्यान से सुनो, देख मैं बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बेटा एसिड होता है ना, एसिड जिसको अम्ल कहते हैं, अगर एसिड को पानी में घोल दोगे तो पानी में घोलोगे तो उसका आयनन होगा। आयनन जब उसका होगा तो बच्चों वो क्या देगा, H प्लस और H3O प्लस। लेकिन अगर क्षार है आपके पास में बेस, उसको अगर आपने पानी में डाल दिया तो फिर वो क्या देगा बच्चों, OH माइनस। बोलो यस या नो। नाम याद रखना, कई बार आप लोग गलती कर देते हैं। बेटा H प्लस का मतलब होता है प्यारे बच्चों हाइड्रोजन आयन। सीधी सी बात है यार, अगर आयन है तो धन आयन या ऋण आयन होगा, तो आपको चिन्ह को तो काम में लेना पड़ेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव को, ठीक है। मैंने कहा हाइड्रोजन आयन H प्लस, इसको बेटा हाइड्रोजन आयन कहा जाता है। और H3O प्लस एक्वस, एक्वस का मतलब क्या है, जलीय विलयन में आपने घोला था, उसके बाद में इसका आयनन हुआ था, राइट। तो इसको क्या कहा जाता है बेटा, हाइड्रोनियम। क्या कहते हैं बच्चों इसको, बोलो क्या कहते हैं बेटा इसको, इसको हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है। बोलो बेटा इसको क्या कहा जाता है, हाइड्रोनियम। चेंज आया, ये होता है बच्चों हाइड्रोजन आयन, और ये क्या होता है बेटा, हाइड्रोनियम आयन। क्या होता है बच्चों, हाइड्रोनियम आयन, राइट। और इसको क्या कहा जाता है,
OH माइनस को, इसको कहते हैं बच्चों हाइड्रो हाइड्रो, पांच का गुरुजी बोलता रहो, फिर आगे का बोले जाओ सब है। क्या होता है खुशी, डूब के मर जा आज ही। इसको कहते हैं बच्चों हाइड्रोक्सिल, क्या कहते हैं बच्चों, बोलो क्या कहते हैं रे, हाइड्रोक्सिल आयन। क्या कहते हैं बच्चों इसको, हाइड्रोक्सिल आयन। बेटा खुशी आपने जो बोला है वो तो आज तक हमने कहीं नहीं लिखा देखा, ये हाइड्रोक्सिल होता है, ये छोटी गलती है, साइंस रानी विक्टोरिया है, समझ गए। ये मुआना मंडी में बोझ ढोने वाली औरत नहीं है, बावलियों समझो तुम लोग। क्योंकि साइंस क्या कहती है, अगर सोडियम आप लोग पढ़ रहे हो हैं तो सोडियम को आपको लिखना पड़ेगा Na, N बड़ा A छोटा। अगर N को बड़ा और A को बड़ा कर दिया तो नाथोपना हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। बोलो ऐसी अनु, हर जगह आपने ये देखा होगा। कभी आपने जैसे Mg है, M बड़ा G छोटा, मैग्नीशियम होता है, कभी आपने ये देखा कि महात्मा गांधी लिखा हुआ, बोलो यस या नो, नहीं देखा ना। इसलिए कहता हूं साइंस कौन है, रानी विक्टोरिया। तो अगर रानी विक्टोरिया है तो फिर ऐसी बात थोड़ी है यार, समझाओ इनको, ठीक है। इधर देख ला लिया, बट तू इधर ध्यान दे पूरा। तो सुनो, H प्लस हाइड्रोजन आयन, खुशी OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। और H3O प्लस क्या होगा बच्चों, हाइड्रोनियम आयन, राइट। अब सुनो, बात कर रहे थे हम लोग बच्चों पीएच की। 1909 के अंदर सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, ठीक है, इस पीएच दिया पीएच स्केल और बना दिया साहब इतना बड़ा नापने का जुगाड़, समझ गए। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा, हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता होती है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने के लिए एक स्केल विकसित कर दी। सुनो, सन 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने के लिए एक स्केल बनाई गई, जिसको पीएच स्केल के नाम से जाना जाता है। या मैं कह सकता हूं हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक नेगेटिव लघु गणक पीएच कहलाता है। और पीएच स्केल के द्वारा हाइड्रोजन जो आयन होते हैं उनकी 0 से लेकर 14 तक की पीएच को क्या किया जा सकता है बच्चों, ज्ञात किया जा सकता है। बोलो यस या नो। अब देखो, प्रश्न को पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक बार इधर चलो आप लोग मेरे साथ, ध्यान से समझना बेटा। ये देखो, ये बहुत काम की चीज है, इसको ढंग से सीखना पड़ेगा, समझने का मैटर है, रटना इसमें कुछ भी नहीं है आपको। ये बच्चों स्केल है, इसमें लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। बीच में कितना है बच्चों, 7। जिस विलयन का पीएच मान 7 होता है वो कैसा होता है बेटा, उदासीन। मेरी बात को समझना, जिस विलयन का पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है। जैसे आपने पढ़ा था आश्वित जल, उदासीन जल, उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। बोलो यस या नो। अब सुनो, 7 के आगे बढ़ो, मेरी बात को समझना। 7 के आगे बढ़ूंगा 8, 8 के आगे बढ़ूंगा 9, 9 के आगे बढ़ूंगा 10, बढ़ रहा हूं मैं ऊपर। जब ऊपर बढ़ रहा हूं इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे पीएच का मान बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे पीएच का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे विलयन आपका क्षारीय होता जाएगा। आई बात समझ में। अगर किसी विलयन का पीएच मान 8 है, अगर किसी विलयन का पीएच मान 8 है, किसी विलयन का पीएच मान 9 है, किसी विलयन का पीएच मान 10 है, किसी विलयन का पीएच मान कितना 13 है, तो 8 वाला
हल्का क्षारीय होगा, 9 वाला उससे ज्यादा क्षारीय होगा, 10 वाला उससे ज्यादा क्षारीय होगा, 11 वाला उससे ज्यादा क्षारीय होगा। सबसे क्षारीय कौन होगा? जिसका पीएच मान कितना है? 13। तो बढ़ेगा 7 से ज्यादा। जब पीएच मान बढ़ता है 8, 9, 10, 11, 12 तो क्षारीयता बढ़ती जाती है। लेकिन इसका अपोजिट, इसका उल्टा अम्लीय के अंदर चलेगा। अम्लीय जितना घटेगा उतना ज्यादा अम्लीय होगा। पीएच मान जितना कम होगा उतना ज्यादा अम्लीय होगा। मैटर यह समझना, इनवर्स जिसको कहते हैं आप लोग, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती जिसको कहा जाता है, यह खेल समझ लेना। किसी विलयन का पीएच मान मेरे भाई 1 है, किसी विलयन का पीएच मान 6 है, किसी विलयन का पीएच मान 3 है और 6 के बाद में 7 आता है। तो 7 के नजदीक जिसका पीएच मान 6 होता है वो हल्का अम्लीय, हल्का। उससे ज्यादा अम्लीय वो होगा जिसका पीएच मान 5 है, उससे ज्यादा अम्लीय वो होगा जिसका पीएच मान 4 है। लेकिन जिसका पीएच मान 1 है वो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। मैटर समझ में आया? पीएच मान 7 के नीचे घटेगा तो अम्लीयता बढ़ेगी। पीएच मान अगर 7 के नीचे घटेगा तो अम्लीयता बढ़ेगी, और अगर पीएच मान 7 के आगे बढ़ेगा तो क्षारीयता घटेगी नहीं, क्षारीयता बढ़ेगी। आया मैटर समझ में? उसको समानुपाती बोलते हैं। बोलो यस या नो? अब देखो, एक बड़ी अच्छी और काम की चीज आ रही है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि। जैसे इस लाइन को समझो, ये कहीं से अलग से लिखी हुई नहीं मिलती है आप लोगों को। तुम ये कहो कोई लिख कर दे, मान याद करे, पता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समझना, H+ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि, तीर का चिन्ह ऐसे जा रहा है, और बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति, इसका मतलब तीर का चिन्ह ऐसे जा रहा है। लेकिन ये 7 है तो यहां पर 5 आएगा, यहां पर 4 आएगा, यहां पर 3 आएगा, यहां पर 2 आएगा, यहां पर 1 आएगा। बोलो यस या नो? पीएच की वैल्यू कम हो रही है क्या? यस या नो? अगर पीएच की वैल्यू कम होगी अम्लीयता बढ़ेगी। अम्लीयता बढ़ने का मतलब है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता में क्या होती है? वृद्धि होती है। ये प्रश्न में आएगा, इसलिए बार बार फोकस कर रहा हूं मैं। 100% आएगा। चेक कर लेना, बोर्ड एग्जाम 2025 का पेपर गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं, ठीक है? सुन लेना सब। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि, जैसे जैसे हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे विलयन का पीएच मान कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि विलयन की अम्लीयता बढ़ती जाती है, विलयन ज्यादा खट्टा होता जाता है, विलयन ज्यादा खट्टा होता जाता है। आई बात समझ में? और कुछ चीजें हैं, जैसे बोलो बेटा, याद रखना है, जठर रस की बात करें तो उसका पीएच मान कितना होता है? 1.2। अरे जठर रस का पीएच मान कितना होता है? अगर आपको मालूम हो तो जठर रस आपके इस आमाशय के अंदर, आपके इस आमाशय के अंदर जठर ग्रंथियों के द्वारा क्या होता है? स्त्रावित होता है। बोलो यस या नो? पढ़ाया था मैंने आपको जठर रस? यस या नो? आपके अंदर ही बनेगा ना, कोई बेशक थोड़ी काट ले ना, नहीं, ठीक है? हाँ, तो जठर रस का पीएच मान कितना होता है? 1.2। जब भी तो अपने एक वो प्रश्न बनता है कि जब हमारे उदर के अंदर, जब हमारे उदर के अंदर एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, अम्ल की मात्रा जब बढ़ जाती है तो हमारे उदर के अंदर जलन और दर्द का अनुभव होने लगता है। फिर तुम्हारी स्थिति पता ना क्या रहती है छुटकारा पाने के लिए, तुम जानते हैं सब। देखो आगे सुनना ध्यान से। नींबू का रस, लड़कियों को सबको पता है, इन ज्यादा समस्या इनके साथ होती है। बोलो नींबू का रस जिसका पीएच मान कितना होता है?
नींबू का रस जिसका पीएच मान कितना होता है 2.2। शुद्ध जल प्योर वाटर, राइट, बताओ इसका पीएच मान कितना होता है 7। याद करो ब्लड आपने पढ़ा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, बोलो यस या नो, और खून नहीं दिए तो डंडे दूंगा, फिर इसका मतलब पड़ गया, सीधी सी बात है। देखो तो मैंने क्या कहा, ब्लड जो होता है बच्चों, ब्लड के बारे में आपको एक पॉइंट जगह जगह मिलेगा कि रक्त, ब्लड जो है वो हल्का क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है। क्यों? क्योंकि 7 से हल्का सा ज्यादा उसका पीएच मान होता है 7.4, इसलिए ब्लड आपका हल्का क्या होता है बच्चों, क्षारीय होता है। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, राइट, ये बताओ क्या होता है आपका, उसका पीएच मान कितना होता है 10। और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है आपका NaOH, इसका पीएच मान कितना होता है 14। जिसका पीएच मान 14 है वो तो सबसे ज्यादा क्षारीय है, जिसका पीएच मान 14 है वो तो सबसे ज्यादा क्या है बच्चों, बोलो क्षारीय है। मेरे विचार से ये वाला प्रश्न आपके हाफिली एग्जाम में पूछा गया था, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आया था एक, पर पहली बात तो था ज्ञान ही को ले लो, क्यों याद ही कौन तो ज्ञान को सुना। एक ऐसा प्रश्न आया था जिसका पीएच मान 10 था, है? शुद्ध जल का पीएच मान तो 7 होता है, लेकिन ऑप्शन में 10 भी दिया गया था, तो था कैसे विद्वान 10 पर भी टिक कर रहेगा, क्यों था तो शुद्ध जल 10 दिखा सिद्ध हुई। अरे बड़ा दो शुद्ध जल का पीएच मान 10 हो जाएगा तो तुम उसको पी सकते हो क्या? नहीं, लेकिन तुम्हारी एनर्जी होगी तो पी सकते हो, क्यों एग्जाम में टिक कर सकते हो तो पी भी सकते हो, पीने वाले को तो कुछ ही पिला दो पी सकता है, बोलो ऐसी या नो, तो समझो बात को तुम। देखो इधर तो आ जाओ अपने प्रश्न के ऊपर, यही था क्या, कौन सा प्रश्न था छोड़ो, यही था ना। देखो इधर अब ध्यान से सुनना है सब, आओ वापस समझो। आपके पास 2 विलियन ए और बी है, विलियन ए के पीएच का मान 6 है एवं विलियन बी के पीएच का मान 8 है, ठीक है साहब। किस विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? अब मैं आपको बता दूं, पहले तो इस लाइन पे फोकस करो, यहां से लेकर यहां तक का जवाब दो। पहले तो बयाओ ध्यान से सुनो, किस विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? पीछे मैंने आपको बार बार एक चीज सिखाई थी, जैसे जैसे हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ती जाती है, सुनो, जैसे जैसे हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ती जाती है वैसे वैसे विलयन अम्लीय होता जाता है। अम्लीय होता जाता है इसका मतलब है पीएच मान कम होता जाता है। तो जिसका पीएच मान कम होगा उस विलयन के हाइड्रोजन सांद्रता ज्यादा होगी। तो बताओ 6 कम है 8 कम है? इसका मतलब इस वाले विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता क्या होगी? ज्यादा होगी। इनमें से कौन अम्लीय है तथा कौन क्षारकीय है सब बच्चे जानते हैं। जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो तो अम्लीय होगा, ये तो अम्लीय है। और जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होगा वो कैसा होगा? क्षारीय। बोलो मैटर समझ में आया कि नहीं आया? आया ना प्रश्न समझ में? रटना कुछ नहीं है, समझना है। खुशी हमारा दिमाग का तो ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो सुनो मैंने क्या कहा, 3 लाइन वापस बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं पीएच स्केल का प्रश्न चेक कर लेना तुम गारंटी के साथ। इसका अनुमान कैसे लगेगा? कुछ दिनों बाद एक ही चीज पे मैं फोकस करूंगा। पिछले 3 साल के अंदर बोर्ड परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आए थे, क्योंकि पिछले 3 साल में जो प्रश्न आए थे ना उनमें से मुश्किल से कोई प्रश्न हो सकता है जो 2025 में आ जाए, नहीं तो वो प्रश्न 2025 में नहीं आएंगे।
इसका मतलब ये देखना पड़ेगा वो कौन से टॉपिक से आए थे। इसका मतलब वो टॉपिक एग्जाम में नहीं आएगा तो बच गए, इन पे फोकस कर देंगे। बोलो यस या नो। ऐसे ही आपको काम करना पड़ेगा। जब पहुंचोगे 100 में से 100 तक, नहीं तो 39.50 तक तो पहुंच जाएंगे ना, 56.20 तक तो पहुंच जाएंगे ना, 60 बनते तो फर्स्ट डिवीजन तो आ जाएंगे ना। बोलो यस या नो। वैसी स्थिति रहती है। 3 चीजें फिर कह रहा हूं, जैसे जैसे विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ती जाती है वैसे वैसे विलयन अधिक अम्लीय होता जाता है, क्योंकि उसका पीएच मान कम होता जाता है। जिस विलयन का पीएच मान सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। फिर कह रहा हूं, जिस विलयन का पीएच मान सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, लेकिन जिस विलयन का पीएच मान सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा क्षारीय होगा। बोलो यस या नो। आया ना मैटर समझ में। अब इस प्रश्न का तो काम हो गया। ये वाला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 2, H प्लस एक्वस। H प्लस को देखते समझ जाओ अम्ल, H3O को देखते समझ जाओ अम्ल, लेकिन OH माइनस को देखते समझ जाओ क्षार। बोलो यस या नो। अब देखो, H प्लस एक्वस आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? बात को समझना। प्रश्न क्या कह रहा है? H प्लस आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? विलयन की प्रकृति, यहां से उसकी दम है वो 2% पूछ सकता है, क्योंकि तीसरा उससे भी नहीं बनेगा। वो 2% क्या पूछ सकता है कि बताओ अम्लीय होगा या फिर क्या पूछेगा बच्चों, क्षारीय होगा। तो मेरी बात पे फोकस करो। प्रत्येक टाबर, सर्दी लग रही है, फिर से रजाई लाके दे छोरी इसको एक। देखो सुनना तुम ध्यान से। अब टाबरो बात ऐसी है, जितने भी विद्वान, अब देखो पीछे रोइन, अरे भाई दादा ये क्या सांगा नेर का कोई नहीं रखिया सिनेमा हॉल। अरे अरे फिल्म तो नहीं दिखा रहा हूं यहां पर तेरे को, है पढ़ ले इधर देख ले। नहीं इतनी गजब की फिल्म दिखाऊंगा जो जिंदगी में फिल्म ही नहीं देखेगा तू। सुनो देखो ध्यान से तुम सब। अक्षय देख बेटा, आज तू बड़ा उत्साहित लग रहा है मेरे को। सुनो ध्यान से समझना सब, समझो समझो तुम चीज को समझो बेटा। H प्लस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है बेटा? H प्लस का मतलब है अम्ल, क्योंकि जो जलीय विलयन के अंदर अपघटित होकर H प्लस आयन देता है, जिसका आयनन हो जाता है, वो अम्ल होता है बच्चों। तो आपने क्या देखा, विलयन की प्रकृति पहली बात तो कैसी होगी? अम्लीय होगी, ठीक है। और इससे हम लोग एक पॉइंट यहां पर लिखेंगे, इसका जवाब देते समय क्या लिखेंगे? जैसे जैसे हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे विलयन अम्लीय होता जाता है, वैसे वैसे विलयन अम्लीय होता जाता है। इसका मतलब इसको तुम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो कि, शॉर्ट में टाबरों तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि विलयन की अम्लीयता, अरे कन्या माताओं इधर देखो, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि विलयन की जो अम्लीयता है वो बच्चों समानुपाती होगी किसके? H प्लस एक्वस हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के। बोलो बेटा हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के। इसका मतलब जैसे जैसे विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे विलयन क्या होता जाता है बेटा? अम्लीय होता जाता है। और लास्ट में यह भी लिख सकते हो कि पीएच का मान कम होता जाता है। तो जिस विलयन का पीएच मान सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। बोलो यस या नो।
भाई तो अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न है क्या 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 व्हाट इज राइट। सुनो देखो ध्यान से, अंजलि इधर देख बेटा, सुनो रे जुगनू, अभी इतना बढ़िया मौसम बनाऊंगा कि बाहर सर्दी अंदर से गर्मी उत्पन्न होगी, क्या मतलब है यार? देख इधर समझो। अच्छा जगमोहन कल पता है तुम्हारे से क्या कह रहा था? सर आज आशीष नहीं आया, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, काम में ले लूंगा, आज आ गया वो। और बेटा बिल्कुल सेंटर में देख लो। जब इस बच्चे को ये मालूम है कि हम लोग जब क्रिकेट खेलते हैं और यहां अगर बैट्समैन बैटिंग कर रहा है तो कभी आज तक बताओ सामने फील्डर लगा था क्या? सटीक सामने नहीं ना, फील्डर या तो इधर होगा या इधर होगा, फिर भी वो गलती कर रहा है। इसका मतलब एम्पायर की जिम्मेदारी नो बॉल देना चाहिए। बोले कहां जा रहा है एम्पायर तुम्हारा? हाँ? आगे जबरदस्ती जबरदस्त जोड़ी पहन के, अच्छा है कि नहीं? फील्डर कहां कहां बैठे? देखो सुनो मेरी बात पे ध्यान से, अब समझना तुम सब बच्चों। इसी का अपोजिट एक अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्या क्षारकीय विलयन में H+ एक्वस आयन होते हैं? सुनना बोलना मत। क्या क्षारकीय विलयन में H+ एक्वस आयन होते हैं? अगर हाँ तो ये क्षारीय क्यों होते हैं, और नहीं है तो चैप्टर वही खत्म हो जाएगा। ठीक है, यस या नो में आपको जवाब देना है। और सबसे अच्छी बच्ची क्या नाम है इसका? कुमकुम दाकड़, ये बताएगी। खड़ी हो बेटा। पहले तो इस बच्ची से मैं इतना ही पूछूंगा कि यस या नो में अपना जवाब दे। नहीं होते? नहीं होते तो फिर बताओ क्यों नहीं होते? H+ आयन जो होता है वो अम्लीय होता है। इसलिए हमारे भारत की जो सरकार है उसके बारे देखो, इतना कहते तुम समझ गए भाई, डायलॉग अच्छा आएगा है ना। सुनो, बैठ कन्या माता, इस बालिका का भविष्य निश्चित रूप से सफल है, और की मैं कह नहीं सकता, लेकिन इस बालिका को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। सुनो, बाकी नरक में तो जा ही जा रहा है, समझो। पहली बात तो भारत सरकार के बारे में एक अच्छा सा कथन है, जैसी हमारी स्थिति है यहाँ की, काला अक्षर भैंस बराबर। कहीं पढ़िया रे, काला अक्षर भैंस बराबर। वो घर वाले कहते हैं ना, कहीं कहीं के बोक रहे, आधा पढ़िया घर का ना खाओ और पूरा पढ़िया सरकार ने, कुछ ऐसी कहावत भी है। बोलो ऐसी आनो। अब देखो सुनो, और इस बालिका का दोष नहीं है क्योंकि ये इसका जन्म ही दोषों से हुआ है, पहली चीज तो। अब देखो मैं आपको बता दूं, सुनो, बात ऐसी है टाबरों, यहां पर क्षारक नहीं है, सारक की अंटीजी क्षारकीय है। पहली बात समझो, मैं आपको बता देता हूं। देखो, बताना अपनी जिम्मेदारी है। बोलो ऐसी आनो, बताना अपनी जिम्मेदारी है। सुनो सुनो सुनो, बच्ची है यार, बच्ची का दोस्त थोड़ी है। मेरी बात को ध्यान से समझना तुम, थोड़ा सा इसका अपने को पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। देखो, मैं अम्ल की बात करूंगा, एसिड की। मैंने कहा HCl, तेरी जुल्फे वैसे सुंदर है ना के नहीं है, जुए हो रखी है क्या, बार बार ऐसे कर रहा है तू? देख कबूतर इधर देख रहे। देखो सुनो समझो, HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बोलो अरे तुम पढ़ रहे हो कैसे? ये बताओ पहले तो है। सुनो समझो समझो, देखो साइंस क्या कहती है? साइंस का मतलब क्या है? नॉलेज, जानना। साइंस का अर्थ क्या होता है? नॉलेज, यानी जानना। और साइंस वाले का मतलब क्या है? जानने के लिए प्रेरित करना। बोलो यस या नो। अब सुनो ध्यान से तुम बच्चों, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका मतलब ये क्या देगा बच्चों? H+। बोलो यस या नो। भवानी गया पड़ोसी काम से। दूसरी बात, HNO3, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल क्या देगा? H+। बोलो यस या नो। H2SO4
सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, बोलो क्या देगा? H+, यस या नो? अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड, राइट? अम्लों का राजा, किंग ऑफ क्वीन, सॉरी गलत बात बोल दिया, अरे यार चक्कर पड़ गया है ना ये तो गलत, किंग ऑफ क्वीन, ये तो क्या हो गया? राजा की रानी है। इसका मतलब क्या कहना चाहिए था मेरे को? एसिड ऑफ क्वीन, वो होती ही नहीं है क्योंकि इनकी बस इतनी ही चलती है, आप जानते हो। राजा तो राजा ही होता है, अपना तो जंगल के मालिक है ना? समझो इधर ध्यान से। अब तो H2SO4 हो गया। एक जैसे बच्चों आपका होता है CH3COOH, एसिटिक अम्ल। सबके अंदर चेक कर लो H+ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये अम्ल है। अब मैं बात करूंगा बच्चों क्षारक की। देखो मैं एडिशनल चीजें सिखा रहा हूं, समझो। प्रश्नों के माध्यम से पूरे चैप्टर को समझना है अपने को। बार बार मौका नहीं मिलेगा पढ़ेगा, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा अब इसको, क्योंकि दोबारा पढ़ाऊंगा तो फिर क्या अगले साल तो नहीं पढ़ाऊंगा, इस साल ही पढ़ाना है। देखो ये सब क्या है बच्चों? अम्ल है, एसिड। अब आ जाओ बेस के ऊपर। बेस के ऊपर नहीं, बेस के ऊपर तो तुम घर पे बैठ के मोजी खाते हैं, ठीक है? बेस की बात कर रहा हूं। वो आता है ना खुशी, बेबी को बेस पसंद है, उस वाले बेस पे आओ। ये साहब इधर तो बेबी रूस भी गई, चला देंगे तेरे लिए म्यूजिक, तू टेंशन मत कर भाई। और उसको तो बेटा रहने दे, वो क्या बिगाड़ रहा है तेरा बेचारा, बता है? मतलब हम राजस्थानियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, बैठकर हम लोग शांति से भागवत कथा भी नहीं सुन सकते। बताओ, सोचो, महाराज इतने अच्छे प्रवचन दे रहे हैं, बढ़िया कथा का आयोजन चल रहा है? कुछ समय पश्चात नाश्ते पानी की व्यवस्था होगी लंच में, हो सकती है, संभावना बता रहा हूं मौसम के हिसाब से, बाकी होगी कि नहीं होगी मुझे पता नहीं है। देखो इधर, क्योंकि आज ये लड़कियां विचार करके आई है आप सबके लिए नाश्ते वास्ते का, तो बैठेगा विचार, है ना? देखो इधर सुनो, थोड़ी देर मिले तो खा लेना, नहीं तो चुपचाप घर जाना है। वैसे भी समझिए, अब आवाज किसी को नहीं करना, शांति से सुनो। मैंने कहा KOH चेक कर लो, OH- आ रहा है क्या? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जगमोहन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मैंने कहा बच्चों NaOH, बोलो OH- आ रहा है क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बोलो यस या नो? मैंने कहा NH4OH, NH4OH, कोई नहीं बोलेगा। सबसे अच्छी बच्ची है इंग्लिश मीडियम में पायल, खड़ी हो। इसमें भी OH- आ रहा है, पायल बताएगी आपको। पायल NH4OH का केमिकल नेम, रासायनिक नाम। सुनो आप ना, तो सुनो नीचे खाली, क्यों? आपको पता है अपना तो वैसे लिस्ट में आ चुकी है पहले, है ना? तो ऑनलाइन मत करो। हाँ, कौन बताएगा NH4OH का रासायनिक नाम क्या है? देखो मैं तो ऐसे प्रश्न पूछ रहा हूं जो शायद 8वीं 9वीं के बच्चों को भी मालूम होगा, और आप तो उनसे भी छोटे हैं। बताओ। बोलो रे, कौन बताएगा? मतलब आज मालूम चला हमारी इस क्लास के अंदर इतने मुर्दे बैठे हैं। हे। अरे गधों, कुत्ते भी रोड पे आके अच्छा नाचते अच्छा हंसते हैं तुम्हारे से, तो कम से कम बैठ जाओ, बैठ जाओ। इधर देख लो, धन्य हो उस परम पिता परमेश्वर को, उस माता पिता को जिन्होंने जन्म भी दे दिया, बेचारे इस बोझ को झेल भी रहे हैं। ठीक है, सुनो ध्यान से, अब समझो। ये माता बहन है भी ढंग से सुनो। NH4OH होता है बच्चों अमोनियम हाइड्रोक्साइड। टी पर बता रहे, अब पूछो अगला, बोलो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यस या नो? OH- आ रहा है क्या? यस या नो? इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार होता है बच्चों CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का
होल 2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों देखो बात को समझो तुम यार, कितनी चीजें सिखा रहा हूं मैं आपको, कितने एग्जाम्पल है ये, मजाक के मतलब हर चीज को। 4 एग्जाम्पल अम्ल के पढ़ाए, 5-6 एग्जाम्पल आपको पढ़ाए किसके, क्षार के। और प्रत्येक बच्चा जानता है अगर दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे ना, मैं कह रहा हूं सुनना तुम ध्यान से, समझ रहे हो, ये H प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस जब मिलेगा तो H2O सुंदर सा प्यारा सा जल बनेगा जो मैंने अभी पिया। बोलो ऐसी है नो। तो H प्लस और OH माइनस दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, जल H2O। तो मेरे लाडलो आपने क्या पढ़ा था, जब अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। बोलो यस या नो। तो मैंने कह दिया ना आपसे कि भाई मेरे ये H प्लस और ये OH माइनस ये मिलकर तो जल बनाएगा, तो इधर कौन बचेगा, Cl माइनस, और इधर कौन बचेगा, K प्लस। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, KCl, पोटेशियम क्लोराइड लवण। ये चलता है खेल, आई ना बात समझ में। तो वापस प्रश्न पे आओ। देखो ये तो नया प्रश्न मैंने आपको अलग से सिखा दिया। अपना प्रश्न क्या था, क्या क्षारकीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं, पहली चीज, इसका सही आंसर होगा यस, हाँ 22-40 आसरी है। ओके बोलो, अगर आपसे ये पूछा जाता है बच्चों, मेरी बात को समझना, याद करवा के भेजूंगा। प्रश्न है क्या क्षारकीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं, बिल्कुल हाँ होते हैं, पर इनकी जो संख्या होती है, या मैं कह सकता हूं इनका पूर्ण रूप से आयनन नहीं होता है, इनका आयनन नहीं होता है। क्योंकि बच्चों ये कैसे होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते हैं। पहली बात सुन लेना, स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि OH माइनस की तुलना में इनकी संख्या कम रह जाती है। भाई एक बात बताओ रे, 2 आदमी खड़े कर दिए, 2 आदमी, एक आदमी खड़ा कर दिया रोलर का रोलर, एक इधर लाकर खड़ा कर दिया अक्षय को, तो है तो दोनों ही आदमी। यहाँ थोड़ी चाहिए इसकी लुगाई बना दियो साहब, ऐसा थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता, है तो दोनों आदमी। हाँ फिर इसको आदमी को आदमी क्यों नहीं बताया, क्योंकि यह है मोटा आदमी प्रभावी और यह है दुर्लभ कमजोर आदमी। तो मेरे कहने का मतलब बच्चों यह है कि क्या क्षारकीय विलयन H प्लस आयन होते हैं, बिल्कुल होते हैं, परंतु यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, परंतु यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं क्योंकि OH माइनस आयन जो हाइड्रोक्सिल आयन है उनकी तुलना में इनकी संख्या बहुत कम रह जाती है। आईना बात समझ में। प्रश्न क्या पूछा गया था, अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होते हैं, क्षारकीय इसलिए होते हैं क्योंकि इनका आयनन नहीं होता है, इनका आयनन नहीं होता है, यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं और इनकी संख्या OH माइनस की तुलना में क्या रह जाती है, कम रह जाती है। तो ज्यादा संख्या किसकी है, OH माइनस की, और OH माइनस की संख्या ज्यादा है तो इसका मतलब कैसा होगा, क्षारकीय। बोलो यस या नो, कैसा होगा, आई बात समझ में। खुशबू टोपा टापली पहन के आई, समझ में आया कि नहीं आया, बोल यस बोल। पायल आनंद आया, तू तो ऐसी बग रही कोई मेला थोड़ी दिखा रहा हूं यहां पर मैं। आगे सुनो ध्यान से, अगला क्वेश्चन ये देखो साहब, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। हम तो सब किसान भाई है, किसान भाई तो हम नहीं है, गलत है ऐसा मैं कह रहा हूं, किसान भाइयों के हम लोग बच्चे हैं, ठीक है। देखो कोई किसान, अगर तुम्हारे माता पिता है तो सुनना ध्यान से, माता पिता तो सबके किसान है तो पूछ रहा हूं। देखो समझो रहे तुम, सुनो ध्यान से। कोई किसान खेत की मृदा, मिट्टी, सोयल, सोयल SOIL, राइट। हाँ देखो वो क्या अनुष्का सोच रही थी क्या, फिर मैं समझाया उसको, है ना। हाँ देखो
कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना, ये वो वाला चूना नहीं है ना, गलत बात, ये है कौन सा, बिना बुझा हुआ चूना। सबको मालूम है बिना बुझा हुआ चूना को क्या कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहा जाता है, बोलो रोहिन, क्या कहा जाता है? विशाल से पूछ, विशाल अब थोड़ी एसिडिटी की दिक्कत ओके है ना, ठीक है सर, अब आराम है, सुनो ध्यान से, क्योंकि उसको एंटासिड दे दिया हमने, ठीक है, तो उससे प्रॉपर व्यवस्था बनी रहेगी। अब बच्चों, कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड है, अच्छा मतलब बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, फिर कोमा आएगा आगे, ठीक है, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, ओके, या चौक जो आप काम में लेते हो, चौक कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर, मरो तो निका मरो, संगमरमर, ठीक है, आई ना बात समझ में, मार्बल जिसको तुम कहते हो, मार्बल ही होता है ना अंग्रेजी में, संगमरमर, ठीक है, हाँ ये सब बच्चे जानते हैं। देखो इधर आप तो क्या याद रखना बेटा हो, संगमरमर, सुनो का उपयोग करेगा। देखो मैं आपको बता दूं, सीधी सी बात है, अगर कोई किसान खेती कर रहा है, भाई किसान है तो खेती करेगा, सीधी सी बात है। किसान जब खेती करता है बच्चों, और उसके खेत के अंदर जब अम्ल की मात्रा आवश्यकता से ज्यादा बढ़ जाती है, जब हमारे खेत की वो जो मिट्टी है, उस मिट्टी की अम्लीयता अगर आवश्यकता से ज्यादा बढ़ जाती है, तो उस मिट्टी की अम्लीयता को कम करने के लिए, उस मिट्टी की अम्लीयता को कम करने के लिए, मतलब उसको उदासीन करने के लिए, राइट, किसान किसका उपयोग करेगा, वो अपने खेत में क्या क्या चीजें डालेगा, बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और चौक कैल्शियम कार्बोनेट का क्या करता है बच्चों, उपयोग करता है। क्योंकि ये तीनों चीजें क्या है, ये तीनों चीजें वो है बच्चों जो अम्लीयता को उदासीन करने का क्या करती है, काम करती है। आई ना बात समझ में? तो किसान खेत में इनका उपयोग कब करेगा, जब मिट्टी की अम्लीयता आवश्यकता से ज्यादा हो जाएगी, तो उसको उदासीन करने के लिए, फसल अच्छी पैदा करने के लिए किसान इन चीजों का क्या करता है बच्चों, उपयोग करता है। आई ना बात समझ में? चलो साहब, ये वाले प्रश्न भी आपके हो गए, ये तो करवा दिया था कि मैंने आगे का, तो बोलो रे, देखो इधर ये सब हो गए थे आपके, ये भी हो गए साहब, ये थोड़ी हुए थे, इधर चेक करो, चुपचाप सुनते जाओ शांति से बिना बोले, ठीक है, मरोड़ा मरोड़ी लगा पाओ काम को ने, समझते जाओ सुनते जाओ एक एक पॉइंट को। देखो बच्चों, HCl कोमा HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं? इसका रीजन क्या है? मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं फिर कह रहा हूं, एक ही चीज पे बार बार फोकस करो। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या देगा, H+ एक्वस, या तुम क्या कहेंगे H3O+ एक्वस, HNO3 H+, बात वही है। अब मैं इसका आंसर बता रहा हूं कैसे लिखना है। HCl और HNO3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल आदि जलीय विलयन में
अम्लीय विलक्षण प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि जब इनको जलीय विलयन के अंदर डाला जाता है तो इनका आयनन होता है। इसका मतलब है ये जलीय विलयन के अंदर घुल जाते हैं और जलीय विलयन के अंदर घुलकर क्या करते हैं बच्चों, ये H प्लस और H3O प्लस आयन देते हैं। जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज की बात करें तो अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे जो यौगिक होते हैं इनके विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि यह जलीय विलयन के अंदर H प्लस और H3O प्लस आयन नहीं देते हैं। बस इतना ही है काम, राइट। अगला क्वेश्चन ये वाला, अम्ल का, सुनो, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? दो ही पॉइंट याद रखना। मैं कह रहा हूं छोटे छोटे शब्दों के कितने प्रश्न बन रहे हैं, आप फोकस करो, सुनना। अम्ल का जलीय विलयन मतलब पानी लिया, पानी के अंदर अम्ल डाल दिया, अम्ल का जलीय विलयन बन गया। बोलो यस या नो। अब सुनो, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, इसका रीजन क्या है? सुन लो। मैं कहूंगा अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्योंकि इसका रीजन क्या है? अम्ल का जो जलीय विलयन है वो क्या करता है बच्चों, H प्लस और H3O प्लस यानी हाइड्रोजन आयन देता है। तो सर ये हाइड्रोजन आयन इसमें क्या करते हैं? हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं बच्चों? एक ही लाइन याद रखना, हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो विद्युत धारा, जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा के प्रवाह में, विद्युत धारा के प्रवाह में क्या करते हैं बच्चों? सहायक होते हैं, यानी सहायता करते हैं। बस वही आपका आंसर हो जाएगा एक ही लाइन का। क्या लिखेंगे कॉपी के अंदर? अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, क्यों? क्योंकि अम्ल का जो जलीय विलयन होता है, ठीक है, वो हाइड्रोजन आयन H प्लस एक्वस या H3O प्लस एक्वस उत्पन्न क्या करते हैं? विद्युत धारा के प्रवाह में सहायता करते हैं। सहायता करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों को जाने के लिए जगह मिलेगी, इलेक्ट्रॉनों को जाने के लिए जगह मिलेगी तो विद्युत धारा का क्या होता रहेगा? प्रवाह होता रहेगा, इसलिए हेल्पफुल, राइट। अगला प्रश्न देखो, ये वाला प्रश्न, हेलो बोलना नहीं है। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है? बताओ। अब इस पॉइंट को समझो। कई बच्चे पता है क्या कहते हैं, सर ये चीज हमारे को पढ़ाई नहीं, लेकिन मैं जिन चीजों पे फोकस कर रहा हूं तुम उसको सीखो। अगर बेटा एग्जाम के अंदर प्रश्न को पढ़ के 15, 20, 30 सेकंड अगर उस प्रश्न के आजू बाजू आपने लगा दी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं 100% तो नहीं लेकिन 60 से 70% आप उसका सही उत्तर दे पाएंगे, अपनी गारंटी है ये। अगर चैप्टर पढ़ा है तो, अगर चैप्टर पढ़ा है और चैप्टर में से प्रश्न आ गया और आपको यह लग रहा है कि यार ये प्रश्न मेरे को नहीं पढ़ाया, लेकिन यह महसूस हो गया कि कौन से चैप्टर का प्रश्न है और प्रश्न के आजू बाजू अगर आपने अपना समय दिया 20-30 सेकंड विचार किया तो उसका 60 से 70% आप आंसर सही देंगे, और सही देंगे तो इसका मतलब है नंबर मिलेंगे आपको। तो बात को समझो। अम्ल शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है? अब रंग को बदलेगी तो इसका मतलब उसके फेवर में होनी चाहिए, और रंग को नहीं बदल रही है इसका मतलब वो उसके अपोजिट क्या कर रही है बच्चों? कार्य कर रही है। इसका मतलब दोनों की कंडीशन एक दूसरे के अपोजिट होगी, तभी दोनों का एक दूसरे से क्या नहीं बैठ पा रहा होगा? तालमेल नहीं बैठ पा रहा होगा। अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं? अनुशंसित करने का मतलब क्या होता है? क्यों सावधानी रखते हैं, ऐसा क्यों सोच विचार करते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं?
अच्छी चीज बता रहा हूं, नॉलेज होनी चाहिए हमारे को, क्योंकि आगे जाकर अगर साइंस लेंगे तो प्रयोगशालाओं में काम करेंगे तो वहां पर सावधानी रखना, गलती नहीं हो। अम्ल को तनुकृत करते समय, तनुकृत का मतलब होता है अम्ल को पानी में मिलाते समय। तनुकृत का मतलब होता है अम्ल को पानी में मिलाते समय। दो शब्द आते हैं, एक आता है कि कोई विलयन कैसा होता है, तनु होता है, और एक शब्द आता है कोई विलयन कैसा होता है, सांद्र होता है। अब ये अलग से सबकी परिभाषा आपको नहीं मिलती है किताब के अंदर। अगर आपके पास किसी बीकर में पानी है, इस बीकर में पानी है, इसमें मैं अम्ल डाल रहा हूं, डाल दिया, यहां तक आ गया, अम्ल चेक कर लो, ठीक है। अगर पानी की मात्रा ज्यादा है, एसिड की मात्रा कम है, तो विलयन आपका तनु होगा। अगर पानी की मात्रा कम है और अम्ल की मात्रा ज्यादा है, तो विलयन आपका कैसा हो जाएगा, सांद्र हो जाएगा। बस इतना सा फर्क समझो। अम्ल को तनुकृत करते समय मतलब अम्ल को पानी में मिलाते समय। अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं, ऐसी क्यों सावधानी रखते हैं, ऐसा क्यों सोच विचार करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में मिलाना चाहिए। अब मेरी बात सुन लो प्रत्येक बच्चा, बेटा मैं आपसे कह रहा हूं कि अम्ल और क्षार दोनों की बात कर रहा हूं मैं। अम्ल और क्षार को जब जल में मिलाया जाता है तो उससे होने वाली जो अभिक्रिया होती है, जो रिएक्शन होती है, वो अत्यंत उष्माक्षेपी होती है। इसका मतलब बहुत अधिक मात्रा में उष्मा क्या होती है बच्चों, उत्पन्न होती है। पहली चीज, अम्ल और क्षार को, अम्ल और क्षार को तनुकृत करते समय या अम्ल और क्षार को जल में मिलाते समय होने वाली जो अभिक्रिया होती है वो अत्यंत बहुत ज्यादा उष्माक्षेपी होती है, क्योंकि उसके द्वारा हीट बहुत ज्यादा मात्रा में निकलती है। आई बात समझ में? पहली चीज तो ये। इसलिए हम क्या करते हैं, कभी भी आपको गलती से अम्ल के अंदर पानी नहीं डालना है, क्योंकि अगर अम्ल के अंदर पानी डाल दिया तो बहुत ज्यादा मात्रा में उष्मा निकलेगी, हीट निकलेगी। हो सकता है आपका चेहरा जल जाए, हो सकता है, जिससे आपको आघात पहुंच जाए। इतना भी हो सकता है अगर टेम्परेचर आवश्यकता से ज्यादा बढ़ गया तो जो कांच का बीकर आप लोग काम में ले रहे हैं वो आस्फलित हो जाएगा। शब्द आता है आस्फलित होकर, जिसको तुम क्या कहते हो, मम्मी दूध उफड़ गो। अरे उफड़ गो का शुद्ध बोल आस्फलित हो गया साइंस में। साइंस क्या कहती है, दूध उफड़ा नहीं है, इसका मतलब वो आस्फलित हो गया। जब कोई चीज गर्म होकर उस बीकर से बाहर आ जाती है, उसको तुम सुंदर लैंग्वेज में उफड़ना कहते हो और हम उसको साइंस में आस्फलित होना कहते हैं। तो इसका मतलब वो विलयन उस बीकर से बाहर आस्फलित हो सकता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया तो वो कांच का जो आप टेस्ट ट्यूब काम में ले रहे हैं वो आपका फूट भी सकता है। वो फूट गया तो धमाका हो सकता है, धमाका हो गया तो साइंस फिर कहां पढ़ेंगे हम लोग, नहीं पढ़ेंगे। इसलिए हमेशा जब भी प्रयोग करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले जल लेंगे, उसमें ऊपर से अम्ल को धीरे धीरे मिलाएंगे, अम्ल धीरे धीरे उसमें बूंदों के रूप में जाता जाएगा और नीचे से उस पानी से भरे हुए बीकर को हम लोग लगातार हिलाते जाएंगे ताकि उष्मा बाहर नहीं निकले। और उष्मा बाहर नहीं निकले तो हमारा कोई भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। आई ना मैटर समझ में? ये है। अगला प्रश्न कौन सा है, ये वाला है क्या है, ये वाला है। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय, बात वही आ गई, अम्ल के विलयन को पानी में मिलाते समय
है क्या बड़बड़ करो जोते जाओ। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय मतलब अम्ल के विलयन को पानी में मिलाते समय हाइड्रोनियम आयन H3O+ की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। बताओ। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, ध्यान से सुनोते, बहुत ध्यान से सुनो, काम की चीज देखो। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय एक बात मुझे बताओ, आपके पास अम्ल का कोई विलयन है, अम्ल का कोई विलयन है, अम्ल का कोई विलयन है, उसको तनुकृत कर रहे हो, इसका मतलब है पानी मिला रहे हो। पेप्सी भी आ जाएगा, पेप्सी है देखो तारी समझ जाओ पेप्सी। अरे सुनो रे सुनो, पेप्सी पिए ना आपने, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, एक तो तुम कोल्ड ड्रिंक लेके आओ उसको पियो, एक तुम उसमें पानी मिलाओ और अच्छा हम वो पीते तो उसमें तो मिलाना पड़ता है ना फिर, लेकिन अभी उसकी बात नहीं कर रहे अपन। सुनो, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल है साहब, अब कोल्ड ड्रिंक की बोतल में से गिलास निकाला आपको दिया तो खुशी पायल पिएगी, मजा आ गया भाई है? इधर सौरभ कहेगा चिल्लोगे चिल, आनंद आ गया साहब, बोलो यस या नो। लेकिन मैंने क्या किया साहब, संख्या ज्यादा देखते हुए उस कोल्ड ड्रिंक में क्या मिला दिया, पानी, पानी मिला दिया, फिर आपको पिला दिया। अनुष्का क्या कहेगी, पानी पा दिया पर तो काहे कोल्ड ड्रिंक पा दिया, बोलो यस या नो। इसका मतलब उसका स्वाद बिगड़ जाएगा, बोलो यस या नो, और आपको आभास हो जाएगा कि मैं काहे मिलाया, बोलो यस या नो। ठीक वैसी कंडीशन इस प्रश्न के साथ है, सुनना आप लोग मेरी बात को ध्यान से। देखो, आपके पास कोई अम्ल का विलयन है, सॉल्यूशन ऑफ एसिड, उसके अंदर आप लोग क्या, उसको आप लोग क्या कर रहे हैं, तनुकृत कर रहे हैं। इसका मतलब है उसमें आप पानी मिला रहे हैं, पानी आप मिला रहे हैं तो अम्ल की मात्रा थोड़ी बढ़ रही है, अम्ल की मात्रा थोड़ी बढ़ रही है। मात्रा किसकी बढ़ रही है, पानी की। मात्रा किसकी बढ़ रही है, पानी की। तो मैं आपसे क्या कहूंगा, जब अम्ल के विलयन को तनुकृत किया जाता है या जब अम्ल के विलयन में पानी मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता होती है, हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता होती है उसमें प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाती है बच्चों, कमी हो जाती है। आई ना बात समझ में। फिर कह रहा हूं, जब अम्ल के विलयन को तनुकृत किया जाता है या उसमें पानी मिलाया जाता है तो हाइड्रोनियम आयन या मैं कहूंगा हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता होती है उसमें प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाती है बच्चों, कमी हो जाती है। तो प्रति इकाई आयतन में कमी हो गई तो इसका मतलब उसकी सांद्रता में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। इसका अपोजिट चेक करो, इसी का अपोजिट, ये वाला प्रश्न देखो, ये दोनों प्रश्न एक दूसरे के अपोजिट है। चेक करना, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन, इसका मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन, तो आप क्या कहेंगे, NaOH एक्वस। बोलो यस या नो। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में आधिक्य, बोलो क्या मिलाओगे, क्षारक मिलाओगे। अरे क्षारक क्षारकीय प्रकृति का होता है, बोलो यस या नो। उबासा वाला लगे जी, है ना। मेरी बात को समझो, अब की बार पानी थोड़ी मिला रहा हूं, पानी नहीं मिला रहा, काहे मिला रहा हूं। हाँ समझ गए थे, बहुत इंटेलिजेंट हो तुम सब, समझ गए ना। पन्या तो शुरू से इंटेलिजेंट है। देखो अंकित चेक कर, जब अच्छा अगर सपोज करो यहां पर मैं इसको तनुकृत नहीं करता और अम्ल की मात्रा बढ़ाता
अम्ल की मात्रा बढ़ाता तो उधर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में बोलो कमी होती या वृद्धि होती? वृद्धि होती, इंक्रीज ना कि डिक्रीज। राइट, शाबाश। तो यही चीज यहां पर सेम, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक के क्षारक मिलाते हैं तो याद रखना विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? इसका मतलब उसकी सांद्रता क्या हो जाती है बच्चों? बढ़ जाती है। बढ़ जाती है क्यों? क्योंकि आपने उसमें क्या मिलाया था? OH माइनस मिलाया था। बोलो यस या नो? आगे और पढ़ाए या आज की क्लास को यही रोके? हाँ, बहुत हो गया, चलो।